अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज जो है हम अपना नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। अब री का मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा करना, यानी कोई चीज़ को दोबारा से पैदा करना। अगर कोई चीज़ को दोबारा से पैदा किया जा रहा है इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ पहले से मौजूद है। तो यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन का उर्दू में मतलब होता है अमले तौलीद, यानी आपके पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जानदार हैं वो पहले से मौजूद हैं और वो अपनी नई नस्ल को पैदा करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के अंदर स्पीशीज़ का लफ्ज़ आया हुआ है। तो स्पीशीज़ की डेफिनेशन मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। नाइन्थ क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पीशीज़ क्या है। अब स्पीशीज़ की हमारे पास डेफिनेशन ये है कि स्पीशीज़ हमारे पास ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा ग्रुप्स है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप है जो कि आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी जो आपस में अमले तौलीद कर सकते हैं, ये जो आप कह सकते हैं जो आपस में सेक्स कर सकते हैं और आगे अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन का भी मतलब ये हुआ उर्दू में अमले तौलीद, यानी रिप्रोडक्शन को हम उर्दू में अमले तौलीद कहते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास स्पीशीज़ हैं उनके इंडिविजुअल्स का पैदा होना, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। In this chapter, we shall explore the various ways in which organism reproduce. इस चैप्टर के अंदर हम मुख्तलिफ तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर का मतलब होता है जी खोजना या तलाश करना। इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। अब रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन इस तरीके से की जाती है, या रिप्रोडक्शन की तारीफ ये है कि एक जैसे स्पीशीज का जो इंडिविजुअल्स हैं उनका पैदा होना, द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स का पैदा होना या अफराद का पैदा होना, ऑफ सेम स्पीशीज यानी एक ही स्पीशीज के अफराद का पैदा होना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यहाँ पे स्पीशीज जो है वो तो पहले से मौजूद है, आगे जो उनसे इंडिविजुअल्स बन रहे हैं या आगे जो उनकी औलाद बन रही है तो ये क्या हो गया, एक किस्म का रिप्रोडक्शन हो गया। मिसाल के तौर पे जो इंसान है, जो ह्यूमंस हैं वो क्या करेंगे, आगे इंसान ही पैदा करेंगे। अब आपके पास प्लांट्स हैं तो उनसे आगे प्लांट्स ही पैदा होंगे, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यहाँ पे लिखो जी आई डॉट, ये का मतलब होता है जी दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज की नई जनरेशन या नई नस्ल का पैदा होना। वाइल इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ये आपके पास जिंदा चीज़ों की बुनियादी खसूसियात में से एक है, वन ऑफ द फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक। तो क्लास आप लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझना बल्कि टेक्स्ट को समझना है। अगर आप लोगों को टेक्स्ट समझना आता है या टेक्स्ट किस तरीके से लिखा हुआ है, यानी आपके जो मुसन्निफ है, आपका जो राइटर है, उसने किस तरीके से जो है वो टेक्निकल ग्रामर का इस्तेमाल किया और उसने टेक्स्ट किस तरीके से लिखा है, तो ये भी आप लोगों को समझना है। इससे क्या होगा, जब आप लोग एफएससी के अंदर जाओगे तो वहाँ पे तो टोटल जो इंग्लिश है वो होती ही टेक्निकल है। तो फिर यहाँ अगर आप लोगों ने सही तरीके से चीज़ें समझी होंगी तो वहाँ पे आप लोगों के लिए समझना और पढ़ना आसान होगा। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि हम लोगों ने जितने भी चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, हम लोगों ने 5 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और ये हमारा जो है वो 6ठा चैप्टर है। तो आप लोग जो है ना वो चीज़ों को रिलेट करके जो है वो पढ़ा करें। अब लेट्स सपोज मैंने बायोटेक्नोलॉजी वाला करवाया तो उसके अंदर भी जो है वो फर्मेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे स्पीशीज़ की डेफिनेशन है तो ये भी 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। या फिर आपके पास जो है हम लोग पहला चैप्टर गैशियस एक्सचेंज वाला पढ़ा है, तो वहाँ भी जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट था। तो चीज़ों को रिलेट करके पढ़ें, अदरवाइज जो है ये चीज़ें आप लोगों के लिए जो है वो मुश्किल होती जाएंगी। तो ये आपके पास लिविंग थिंग्स की बुनियादी खसूसियात में से एक है, इट इज़ नॉट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। और ये आपके पास एसेंशियल का मतलब होता है जी आम या ज़रूरी, और ये आपके पास एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है, यानी ये ज़िंदगी का लाजमी जुज़्व नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम रिप्रोडक्शन के बगैर भी रह सकते हैं। तो आपने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ तक करनी है। इसके बाद ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है, इसे स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे डब्बे के अंदर लिखा होगा कि रिप्रोडक्शन और स्पीशीज़ में क्या फ़र्क है। अच्छा, यहाँ पे लिखो जी एन इंडिविजुअल कैन लिव विदाउट रिप्रोड्यूसिंग। एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, एक फ़र्द की बात हो रही है, एक फ़र्द की बात हो रही है कि एक इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोड्यूस किए बगैर ज़िंदा रह सकता है, यानी
औलाद बढ़ाए बगैर, बच्चे पैदा किए बगैर जिंदा रह सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम में से कोई बंदा जो है वो शादी ना करे तो वो जिंदा रह सकता है, ऐसा नहीं अगर वो शादी नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। आगे लिखो जी, बट अ स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव विदाउट रिप्रोडक्शन, लेकिन एक जो स्पीशीज है वो रिप्रोडक्शन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मिसाल के तौर पे अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान पूरी की पूरी क्या एक स्पीशीज है। अगर हम सारे जो है वो शादी ना करें या हम सारे के सारे जो है वो आगे अपनी नस्ल को ना बढ़ाएं तो फाइनली जो हम लोग हैं हम सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। या आपके पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लेट्स सपोज आपके पास बैक्टीरिया, बैक्टीरिया 1 साल का बना होता है। अगर बैक्टीरिया अपनी नस्ल आगे ना बढ़ाए तो इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। मिसाल के तौर पे ये शेर, जंगल के अंदर जो है वो एक शेर है और एक शेरनी है, अगर वो आपस में रिप्रोडक्शन ना करें तो उनसे आगे औलाद नहीं बनेगी, तो लिहाजा आपके पास जंगल के अंदर जो शेर और शेरनी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हम फिर कहेंगे कि वो स्पीशीज़ आपके पास क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है, नापैद हो गई है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये आता है जी, क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ इस चैप्टर के एंड पे, कि क्या रिप्रोडक्शन जो है वो स्पीशीज़ की कॉन्टिन्यूएशन के लिए यानी स्पीशीज़ के सर्वाइविंग के लिए या स्पीशीज़ के होने के लिए ज़रूरी है। तो वो आप लोगों ने कैसे करना है, यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। रिप्रोडक्शन क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो रिप्रोडक्शन है क्या स्पीशीज़ के ज़िंदा रहने के लिए, उनकी सर्वाइवल के लिए, उनकी कॉन्टिन्यूएशन के लिए ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन इज दस एसेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़। जो रिप्रोडक्शन है वो स्पीशीज़ के कॉन्टिन्यूएशन के लिए, उनके ज़िंदा रहने के लिए या उनके जारी के लिए एसेंशियल है। इट इंश्योर्स, ये काबिल यकीन बनाती है, दैट द जेनेटिक मटीरियल ऑफ वन जनरेशन इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट, कि आपके पास जो जेनेटिक मटीरियल है यानी जो आपके पास विरासती मादा है जिसे हम डीएनए कहते हैं, एक जनरेशन का जो जेनेटिक मटीरियल है वो दूसरे के अंदर क्या होता है, ट्रांसमिट होता है या मुंतकिल होता है। आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक नेक्स्ट तक करना है, यहाँ तक। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ तक करना है जी, ये इसके बाद जो नीचे डब्बा लिखा हुआ है ये आप लोगों ने करना है, इसके बाद ये, और पहली वो डेढ़ लाइन है और इसके बाद ये डब्बा आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन क्या है, क्या रिप्रोडक्शन जो है वो आपके पास स्पीशीज की कॉन्टिन्यूएशन के लिए जरूरी है। इसके बाद यहाँ से लेके ईच जनरेशन प्रोड्यूस, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसके अंदर से कुछ नहीं करना। मैं एक दफ़ा पढ़ के सुना देता हूँ इसका मतलब क्या है या इसके अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है वो आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ईच जनरेशन प्रोड्यूसेस मोर ऑफ स्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। हर जनरेशन क्या करती है, औलाद पैदा करती है। स्प्रिंग का मतलब होता है औलाद, बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। मैनी इंडिविजुअल्स डाई, बहुत सारे जो अफराद है वो मरते हैं, ड्यू टू वेरियस रीज़न, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। जैसे कि आपके पास डिजीज़ है, जैसे इंसान को कभी कोई डिजीज़ हो जाए, जैसे कि आपके पास जी टीबी हो गई या आपके पास डायबिटीज़, यानी अगर ये सवियर कंडीशन के अंदर आ जाए तो बंदे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब होता है जी मुकाबला। अब जानदारों के दरमियान भी जो है वो कंपटीशन होता है, यानी किस हवाले से कंपटीशन हो सकता है, फूड के हवाले से, इसके अलावा आपके पास सर्वाइवल के हवाले से, इसके अलावा जी आपके पास जो है वो वाटर के हवाले से हो सकता है कंपटीशन। यानी अगर आप जंगल के अंदर देखें ना तो वहाँ पे क्या करते हैं जी, आप जो आपके पास बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, ये जो बड़े जानवर हैं वो क्या कर रहे होते हैं, छोटे जानवरों को खा रहे होते हैं, तो वहाँ पे उनके दरमियान कंपटीशन जारी रहता है। इसके अलावा आपके पास जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से बिफोर रीचिंग द रिप्रोडक्टिव एज, यानी रिप्रोडक्टिव एज तक पहुँचने से पहले जो है वो बहुत सारे इंडिविजुअल जो हैं वो मर जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पे हम लोग अपनी बात ही कर लेते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं मतलब जो 10 साल की उम्र में मर जाते हैं, 12 साल की उम्र में मर जाते हैं। हम तो अपनी रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच ही नहीं पाते, या हमारे साथ कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई डिजीज़ लाहक हो जाती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है यानी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। ओनली द फिटेस्ट एंड बेस्ट सर्वाइव कैन रीच द रिप्रोडक्टिव एज। यहाँ पे कह रहा है फिटेस्ट, फिटेस्ट का मतलब होता है जी सबसे बेहतरीन, यानी जिसके अंदर, यानी जो बंदा अपने आप को या जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को जो है वो इन्वायरमेंट के मुताबिक अडॉप्ट कर लेता है, या जिसके अंदर ऐसे जीन्स हैं। लेट्स सपोज जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं ना, कुछ तो ऐसे हैं जैसे जो है ना वो जैसे ही पैदा होते हैं ना सड़ के जो है वो मुरझा जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर जो जीन्स हैं वो क्या है, नाकस हैं, उनके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस जीन्स नहीं है। और जो आपके पास फिटेस्ट होते हैं या जो बेस्ट होते हैं उनके अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जो कि डिजीज़ के खिलाफ उन्हें क्या करते हैं, मुज़ामत प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फिटेस्ट और बेस्ट होते हैं वो आपके पास रिप्रोडक्टिव एज तक पहुँच सकते हैं, या हम लोग हैं तो हम अपनी रिप्रोडक्टिव एज तक पहुँच सकते हैं क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर वो सलाहियत और काबिलियत है।
दिस इंश्योर्स दैट, ये चीज़ काबिल यकीन बनाती है, एडवांटेजस करेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, कि आपके पास जो मुफीद खसूसियात हैं या जो आपके पास बेनिफिशियल खसूसियात हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर मुंतकिल होती हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न टू बेसिक टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, हमने रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स पढ़ी हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा कि आपके पास जो है वो, जिस तरीके से हम लोगों ने माइटोसिस के अंदर पढ़ा था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये होगा कि आपके पास स्पर्म्स का या आपके पास जो गमीट्स हैं उनका जिक्र नहीं होगा, उसमें ये होगा कि आपके पास एक सेल है वो एक नया सेल बना देगा। Asexual reproduction means simple cell division that produces an exact duplicate of an organism. Asexual reproduction का मतलब यह है कि ये हमारे पास सेल की सादा तकसीम है, जिसमें क्या होता है कि एक जो सेल है वो एक ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट डुप्लीकेट यानी एक सही जो है वो कॉपी प्रोड्यूस करता है, यानी उसी का हूबहू जो ऑर्गेनिज्म है वो पैदा कर देता है। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं, विच वी शैल डिस्कस ऑन द फॉलोइंग पेज, जो कि हम अपने दिए गए पेज के ऊपर जो है उन्हें डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द ज्वाइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स दैट इज गमीट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होती है? आपके पास प्लांट्स के अंदर भी होती है और हम लोग भी करते हैं, और आपके पास जानवरों के अंदर भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपके सेक्स सेल्स हैं यानी आपके पास एग्स और स्पर्म्स हैं, ये आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं या मिलते हैं, इन हम सेक्स सेल्स को गमीट्स भी कहते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी डेफिनेशन कर लेनी है कि एक सेल से नया सेल का बनना, या अच्छा यहाँ पे लिखो जी एक ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी। मिसाल के तौर पे जी आपके पास जो बैक्टीरियल सेल है वो तो होता ही एक सेल का बनना होता है, तो लिहाजा उस एक सेल से जब दूसरा सेल बनेगा या उस एक सेल से दो सेल बनेंगे तो हम कह सकते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट डुप्लीकेट बन गई है। अब जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर माइटोसिस से नए सेल बनते रहते हो, तो हम तो हैं ही मल्टी सेलुलर, यानी एक हमसे ऑर्गेनिज्म तो नहीं ना बनता लेकिन सेल्स ही बनते हैं, लेकिन जो चीज़ एक सेल की बनी हो तो हम कह सकते हैं कि उससे उस ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट डुप्लीकेट या कॉपी बन गई है। डुप्लीकेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ की नकल, और एग्जैक्ट का मतलब होता है जी बिल्कुल। एसेक्सुअल की यहाँ से लेके आप लोगों ने यहाँ तक करनी है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ से डेफिनेशन आप लोगों ने स्टार्ट करनी है और यहाँ तक। ये आती नहीं है लेकिन एक दफ़ा आप लोगों ने करनी है। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन ये आता है कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसके मेथड्स लिखें। हमारे पास 6 मेथड्स हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन यही आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स कौन है। पहले नंबर पे है जी बाइनरी फिशन, दूसरे नंबर पे आपके पास है जी बडिंग, तीसरे नंबर पे है जी आपके पास फ्रेगमेंटेशन, चौथे नंबर पे है आपके पास जी स्पोर फॉर्मेशन, पांचवें नंबर पे है जी पार्थेनोजेनेसिस, और छठे नंबर पे है जी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है और ये आपको पता हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमारे पास मेथड्स कौन कौन से हैं। Asexual reproduction does not involve in the fusion of gametes. Asexual reproduction के अंदर जो आपके पास gametes हैं, जो sex cells हैं, उनका मिलाप नहीं होता। There are many types of asexual reproduction. Asexual reproduction के हमारे पास बहुत सी types हैं, all producing individuals, और तमाम में ऐसे अफराद पैदा होते हैं that are genetically identical to each other, जो कि तमाम एक दूसरे से जो विरासती तौर पे जो है वो मुशाबियत रखते हैं या मुशाबह होते हैं, and to the parent, और पेरेंट के साथ जो है उनकी शक्ल और सूरत एक ही होती है। ये आप लोगों ने 2 लाइनें रहने देनी। अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है कि बाइनरी फिशन के ऊपर नोट लिखें, वो भी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब आप लोगों ने करना क्या है, ये डायग्राम भी बनानी है और ये डायग्राम भी बनानी है। एक दफ़ा मैं आप लोगों को डायग्राम से समझा देता हूँ। ये हमारे पास है बैक्टीरिया का सेल, और ये एक ही होता है, एक सिंगल सेल का बन होता है। यहाँ पे बैक्टीरिया का सेल है, ये इसके अंदर है DNA। वैसे तो बैक्टीरिया का जो सेल है वो होता है प्रोकैरियोट्स, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इसके अंदर DNA जो है वो होता है। यहाँ पे होती है DNA की डुप्लीकेशन, यानी एक से बन जाते हैं 2। इसके बाद क्या होता है, ये जो DNA की कॉपीज़ हैं ये क्या करती हैं, ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करती हैं। पहले सेंटर में थी, अब यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जी इसी टॉपिक के अंदर जी, ऑपोजिट पोल। ऑपोजिट पोल का मतलब ये होता है जी सेल के मुखालिफ कुतबैन की तरफ मूव करते हैं, एक यहाँ पे आ जाएगी और एक यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म है, पहले एक में था, अब दोनों साइटोप्लाज्म की भी क्या होगी, डिवीजन होगी। और फाइनली ये जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, ये सेंटर से जो है वो दबना शुरू हो जाती है और आपके पास ये 2 तरह के डॉटर सेल्स बन जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास अमीबा की एग्जांपल है। यहाँ पे हमारे पास एक अमीबिक सेल है जो कि हम जैसे हम पेरेंट कहते हैं, यानी पेरेंट का मतलब होता है जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स हैं ना, यानी जो आबाई हो,
यानी आगे एक किस्म की ये इनकी औलाद पैदा हो रही, तो ये चीज़ क्या होगी, पेरेंट। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं, यानी न्यूक्लियस डिवाइड होता है। इसके बाद ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, और फाइनली जो है वो आपके पास साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है, और आपके पास जो है वो दो अमीबा बन जाते हैं। ये आप लोगों ने डायग्राम बनानी है, और ये डायग्राम के साथ जो है लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब हम देख लेते हैं बाइनरी फिशन। वैसे बाइनरी फिशन जो है वो सबसे आसान जो है आपके पास टॉपिक है। बाइनरी फिशन मींस डिवीजन इनटू, बाई का मतलब होता है टू, तो इसका मतलब क्या होगा जी, बाइनरी फिशन का मतलब होता है कि दो में तकसीम। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड, ये आपके पास सादा तरीन और सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट अक्कर्स इन प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, जिनमें आपके पास न्यूक्लियस नहीं होता, और इसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया जो कि एक सेल का बना होता है। इसके अलावा मैंने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर एग्जांपल आ गई जी प्रोटोजोआ, और आपके पास जी कुछ इन्वर्टिब्रेट्स। यहाँ तक इसकी हो गई डेफिनेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे आप लोगों ने हेडिंग देनी है जी बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन के दौरान डीएनए जो है वो क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेटेड का मतलब क्या होता है जी, डबल हो जाता है। एंड टू कॉपीज ऑफ डीएनए आर फॉर्म, आपके पास डीएनए की जो दो कॉपीज है वो बनती हैं। द टू कॉपीज मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स ऑफ सेल, जैसे कि हम लोगों ने डायग्राम के अंदर देखा, डीएनए की दोनों कॉपीज जो है वो सेल के ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करती हैं, यानी मुखालिफ कुतबैन की तरफ मूव करती हैं। द सेल मेम्ब्रेन इनविजिनेट्स इन सेंटर एंड डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू टू। जो सेल इनविजिनेट्स का मतलब होता है जी दब जाना या धंस जाना, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेंटर से जो है वो दब जाती है, यानी अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, और आपके पास जो साइटोप्लाज्म है वो दो में तकसीम हो जाता है। न्यू सेल वॉल इज डिपॉजिटेड बिटवीन टू क्रॉस मेम्ब्रेन, जो नई सेल वॉल है वो दोनों क्रॉस मेम्ब्रेन के दौरान, दोनों क्रॉस मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो बन जाती है। डिपॉजिटेड का मतलब होता है जी जमा होना, तो यहाँ पे जमा होने से मुराद ये कि आपके पास नई जो सेल वॉल है वो दोनों क्रॉस मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द बनती है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर बैक्टीरिया, और आपके पास दो डॉटर बैक्टीरिया जो है वो सेल्स बनते हैं, विच ग्रो इन साइज, जो कि साइज में बढ़ते हैं, और आपके पास जो है वो दोबारा से जो है वो क्या होंगे, डिवाइड होंगे, यानी आगे दो फिर वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज को पहुंचेंगे, वो इसी तरीके से जो है वो आगे क्या होंगी, तकसीम होंगे। इसके बाद आप लोगों ने इसके साथ ये डायग्राम बना दी। नहीं, इसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है जी, हेडिंग आप लोगों ने देनी है जी बाइनरी फिशन इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ड्यूरिंग बाइनरी फिशन इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में बाइनरी फिशन के दौरान द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसका जो न्यूक्लियस है वो दो में तकसीम होता है, यानी माइटोसिस के थ्रू। इट इज़ फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसके बाद क्या होती है जी, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। सो टू डाटर सेल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज आर फॉर्म, तो आपके पास इक्वल साइज के दो डाटा सेल जो हैं वो आपके पास बनते हैं। डाटा सेल जो है वो साइज में ग्रो करते हैं और फिर दोबारा से जो है वो डिवाइड होते हैं, यानी वो सेम लाइन आ गई। तो यहाँ तक ये आपके दो एग्जांपल्स क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है जी आपके पास बाइनरी फिशन इन प्लेन एरिया। ये आप लोगों ने इसकी डायग्राम को नहीं बनानी, सिर्फ आप लोगों ने हेडिंग देनी है जी बाइनरी फिशन इन प्लेन एरिया। यहाँ पे प्लेनेरियन लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब ये है कि सिंगल की बात हो रही है। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ज़्यादा प्लेनेरिया हैं। सम इन्वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। सम इन्वर्टिब्रेट्स आल्सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली थ्रू बाइनरी फिशन, कुछ आपके पास जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो बाइनरी फिशन की मदद से सेक्सुअली जो है वो नस्ल बढ़ाते हैं। इस रिप्रोडक्शन के दौरान बॉडी इज कट इनटू टू हाफ्स, जो बॉडी है वो दो हिस्सों के अंदर जो होती है वो कट जाती है। हाफ्स का मतलब होता है कि पार्ट्स और हिस्से। तो यहाँ पे देखो ना, तो बॉडी जो है उसके दो पार्ट्स बन गए, तो इससे भी पूरा प्लेनेरियन बन सकता है और इससे भी जो है वो एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म जो है वो बन सकता है। अच्छा, एंड द मिसिंग बॉडी पार्ट्स, और जो आपके पास मिसिंग बॉडी पार्ट्स, मिसिंग से क्या मुराद है, जो आपके पास आधी बॉडी पार्ट्स हैं आर रीजनरेटेड इनटू बोथ हाफ, जो आपके पास मिसिंग बॉडी पार्ट्स हैं वो रीजनरेट होते हैं, यानी दोबारा से उनकी जनरेशन होती है इन बोथ हाफ्स, यानी दोनों हाफ्स जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। दिस टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन प्लेनेरिया एंड मैनी इकानोडर्म। तो इस तरह की जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये आपके पास प्लेनेरिया के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन है और बहुत सारे इकानोडर्म्स के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो स्टूडेंट्स फ़िलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है वो दूसरा इसका जो रिप्रोडक्शन मेथड है फ्रेगमेंटेशन वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
यहाँ पे लिखा हो जी पेरेंट ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस है वो दो के अंदर जो है वो तकसीम होता है। यहाँ पे लिखा हो जी इट इज फॉलोड बाय, यानी किसकी बात हो रही, इसकी बात हो रही है कि इट इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी इस चीज को फॉलो किया जाता है, यानी इसके बाद क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म की तकसीम होती है। तो यहाँ पे कितना खूबसूरत तरीके से जो है वो टेक्स्ट लिखा गया, इट इज फॉलोड बाय। ये जो इट इज की बात हो रही है ये एक्चुअली इस लाइन की बात हो रही है कि इसके बाद ये काम होगा। अगर हम मैं इस पूरी लाइन का ट्रांसलेशन करूं तो इसका मतलब ये होगा कि इसके बाद जो है वो साइटोप्लाज्म की तकसीम होती है। तो इट इज फॉलोड बाय, फॉलो का मतलब होता है पैरवी करना, यानी पहले काम ये हो रहा है और इसके बाद दूसरा काम ये हो रहा है, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। वैसे तो समझाने में बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आप लोग जो है ना वो टेक्स्ट को भी समझा करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।